हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की ऑनलाइन एजुकेशन क्लास कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आज हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो 12वीं कक्षा में आपका सिलेबस में इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके लेसन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने 12वें पार्ट में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अल्पाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसका हम एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं। इन सभी की व्याख्या विभिन्न प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। और इससे पहले वाले लेसन 12वें लेसन में हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। और जो आज का हमारी शुरुआत है वो है गैर प्रतियोगिता बाजार से, यानी जो प्रतियोगिता बाजार थी आपकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार थी, उससे गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जितनी भी हैं उनका ध्यान हम इस लेसन में करेंगे। इसमें खास करके एकाधिकार प्रतियोगिता और अल्पाधिकार के बारे में जानेंगे। लेकिन छात्रों, आज हम सिर्फ एकाधिकार की बात करेंगे, एकाधिकार के बारे में ही जानेंगे। बाकी टॉपिक पर हम अगले वीडियोज में आपके सामने लेकर पेश होंगे। लेकिन आज आप मेन ध्यान दीजिए एकाधिकार। जैसे छात्र आपको पूर्ण प्रतियोगिता का हमने पूरे डिटेल से आपको बताया था, उसका बिल्कुल विपरीत है। यहां देखिए, जो एकाधिकार शब्द है इसको अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोपोली। और ये मोनोपोली शब्द है, इसके यदि हम सदी से करते 2 टुकड़ों से बना है, मोनो जमा पोली। मोनो का अर्थ क्या होता है? मोनो का अर्थ होता है सिंगल और पोली का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल। अर्थात बाजार की वह दिशा, वह अवस्था जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोलर हो, उसका एक कंट्रोल करने वाला हो, उसकी कीमत को एक ही कंट्रोल करता, तो उसको हम एकाधिकार बाजार कहेंगे। या एकाधिकार बाजार की धारणा को हम इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एकाधिकार बाजार की वह व्यवस्था है जिसमें वस्तु या सेवा का एक उत्पादक, ध्यान दीजिए, एक उत्पादक या एक विक्रेता, उत्पादक एक हो सकता है या विक्रेता एक हो सकता है, और तथा वस्तु का कोई वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं है, कोई उसका निकटतम प्रतिस्थापन नहीं पाया जाता, उसको हम एकाधिकार कहेंगे, उसे एकाधिकार की धारणा कहेंगे। इसमें अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे रेलवे, बिजली बोर्ड। पहले बिजली बोर्ड एकाधिकार में आता था, लेकिन आजकल मेरे ख्याल में बिजली बोर्ड एकाधिकार में नहीं आता, क्योंकि इसके साथ साथ हमारे पास सौर ऊर्जा के उपलब्ध हो गई है, बिजली की ताप ऊर्जा, अनेक प्रकार की ऊर्जा हमारे सामने आ गई है। इसलिए हम इसको मेरे ख्याल में पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं ले पाएंगे और न ही इसको हम एकाधिकार में ले पाएंगे। इसको हम एकाधिकारी प्रतियोगिता में लेंगे। तो लेकिन आज भी हमारे सामने रेलवे का एक उदाहरण है जो पूर्ण रूप से एकाधिकारी है। यदि आपको भारतीय रेलवे में सफर करना है तो भारतीय रेलवे का टिकट लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई अन्य प्रकार की रेल की सुविधा नहीं मिलेगी जिसमें आप रेल को छोड़ करके सफर करें, उससे कम रेट में मिले। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, निकटतम प्रतिस्थापन नहीं है, और सारा का सारा इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकार के पास है। इसलिए हम इसको एकाधिकार का मानते हैं। तो हम एकाधिकार को किन परिस्थितियों में, किन कारणों से मानते हैं, हम उन बातों की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न बड़ा इजी आसान है और आपके समझने के लिए भी जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि इसकी विशेषता है कि इसमें खास बात क्या है, उनके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले जो आपकी एकाधिकार है, मोनोपोली है, इसमें क्या है कि एक विक्रेता होता है, एक विक्रेता पाया जाता है। इसमें विक्रेता की संख्या एक होती है, लेकिन क्रेता अनेक होते हैं। खरीदार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका बेचने वाला या उसका उत्पादक एक ही मिलेगा आपको, तभी हम उसको हम एकाधिकार कहेंगे। वो मन चाहे उस वस्तु की कीमत रखे तो वो रख सकता है,
कोई बाजार की मांग के ऊपर डिपेंड नहीं है, न ही कोई सरकार का दखल है, नहीं जिसका, क्योंकि उसके पास वस्तु अकेले के पास है वो, इसलिए वो अपने मन चाहे रेट उस वस्तु के ले सकता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है एकाधिकारी फर्म ही उद्योग है, क्योंकि जब फर्म ही एक है, चाहे आप उसको उद्योग को चाहे फर्म को, क्योंकि उसका दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है या दूसरी फर्म ही नहीं है और उसका कोई निष्ठम प्रतिस्थापन नहीं है, नया कोई आ नहीं सकता, उसका एक का कंट्रोल है, तो इसलिए वो फर्म भी वही है एकाधिकार में और उद्योग भी वही है। ये इसकी दूसरी विशेषता थी। और स्टूडेंट तीसरी विशेषता है नई फर्मों पर प्रवेश पर प्रतिबंध। ये एक मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि नई फर्में उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना सकती, उस प्रोडक्ट पर, उस वस्तु पर या उस सेवा पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। नया आदमी को इसके मामले में नहीं तो कोई फैक्ट्री लगा सकता है, नहीं कोई वस्तु बना सकता है, नहीं उस प्रकार की कोई सेवाएं दे सकता है। जिसने एक बार इस पर अधिकार कर लिए उसी का होता है। ये भी एक इसकी विशेषता है। निकटतम स्थापन, जैसा कि हमने धारणा में ही बताया था कि इसका निकटतम स्थापन नहीं होता। स्थापन का अर्थ हमने काफी बार आपको समझाया कि जो एक वस्तु दूसरी जगह प्रयोग की जा सके। जैसे हम चाय की जगह कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, यदि चाय का अभाव हो तो कॉफी ले। इसी प्रकार हमारे पास रेलवे का कोई निकटतम प्रस्थापन नहीं है। माना दिल्ली जैसे शहर में हमारे आजकल मेट्रो ट्रेन है, लेकिन यदि इंडिया में हम बात करें तो हमें इसका निकटतम स्थाप रेलवे की यात्रा के लिए निकटतम रेलवे नहीं है, यानी भारतीय रेलवे की जगह कोई और किसी प्रकार की रेलवे भारत में नहीं है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि एक निकटतम प्रतिस्थापन का अभाव पाया जाता है। जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है इसके अंदर कोई इसका निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 है कीमत नियंत्रण। एकाधिकार में जो कीमत होती है पूर्ण रूप से उत्पादक पर डिपेंड करती है या विक्रेता पर डिपेंड करती है। वह अपनी वस्तु की कीमत खुद निर्धारित करता है, अपनी वस्तुओं के कारकों के कारण अपने लाभ को जोड़ करके। उसका कोई प्रतियोगी नहीं होता, इसलिए खुद कीमत बनाने वाला होता है ये। इसके बाद हम अगले पॉइंट नंबर 6 कीमत विभेद। ये इसकी विशेष है। किसी भी बाजार में हम इसको छोड़कर कीमत भेद नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कीमत भेद हो सकता है क्योंकि वस्तु एक है। वह भिन्न भिन्न आदमियों से भिन्न भिन्न कीमत ले सकता है। क्यों? उसको पता है कि क्रेता कहीं और से वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। यह सेवा, जो सेवा वो दे रहा है, वह सेवा सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है, इसलिए वह हर आदमी से अलग अलग कीमत ले सकता है। कोई अपना आदमियों से कम कीमत कि या दूसरा आदमियों से अधिक कीमत, यानी कीमत में विभेद कर सकता है। ये हमारा अगला पॉइंट था। और उसके बाद अगला पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट है वो विभिन्न औसत आगम तथा सीमांत आगम, यानी विभिन्न एआर तथा एमआर। छात्रों एआर और मार्ग को देखा था आपने पूर्ण प्रतियोगिता में कि दोनों पूर्ण प्रतियोगिता में मैंने ये स्थिति बताई थी कि एमआर और एआर एक ही लाइन इकट्ठे होते हैं। और उसी संदर्भ में कहा है कि ये विभिन्न होते हैं, यहां पर ये इकट्ठे नहीं होते। यहां आपको एक रेखा दिखाई है, लेकिन दो रेखा है। ये एमआर और एआर इकट्ठी थी पूर्ण प्रतियोगिता में। कौन सी में? पूर्ण प्रतियोगिता में। बट हम आज बात कर रहे हैं एकाधिकार की। इस बात को हम नहीं करेंगे। तो आज हमारा जो एमआर है, वक्र है, भी इस प्रकार से होंगे आपके। जिसका ऊपर का रेखा है वो आपकी ए हार होगी और नीचे वाली एम हार। हमेशा ध्यान रहे आपको कि
एम आर ज्यादा झुकी होती है ए आर से, क्योंकि ए आर धीरे धीरे घटती है, ये प्रति इकाई औसत है, जबकि एम आर डिफरेंस है, एम आर उसका तेज गति से गिरता है। तो इसलिए हमने बच्चों, आपने सभी ने अच्छी तरह से समझा इस पॉइंट को। और आज की हमारा जो मुख्य टॉपिक था वो आपका था एकाधिकारी के बारे में ज्ञान कराना कि एकाधिकार बाजार क्या होता है। यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से अलग है, उसके बिल्कुल विपरीत है। और इसकी जो खास खास बातें थी, विशेष बात थी जो उसको उससे कुछ अलग करती हैं, क्यों है, क्या, उनके बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको, और आप इसे समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देता हूं। मुझे उम्मीद आप इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।